नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। विपक्ष के नेताओं पर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बहस खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें दो पक्ष हैं। एक और राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष है जो आरोप लगाकर कह रहे हैं कि अहंकारी राजा डराने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी है जो कह रही है कि भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। कभी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था, लेकिन क्या अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीबीआई की जगह ले ली है? क्योंकि सीबीआई के एक्शन पर ज्यादा बात आजकल होती नहीं, जबकि ईडी सुपर एक्टिव है। सवाल पब्लिक का है कि क्या ये ईडी वाला आपातकाल है जैसा विपक्ष कह रही है, या फिर ईडी की कार्रवाई पर शोर मचाकर सच को दबाने की कोशिश हो रही है? यही है आज पब्लिक का सवाल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। ईडी के कदम आज उसके बाद दिल्ली के हेरल्ड हाउस तक पहुंच गए। दिल्ली का वही हेरल्ड हाउस जहां नेशनल हेरल्ड अखबार का दफ्तर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 12 जगहों पर रेड की है जहां नेशनल हेरल्ड के अखबार निकलने थे या यंग इंडिया जो कंपनी है वो चलती थी। हेरल्ड हाउस पर रेड को कांग्रेस ने तानाशाही के तर्ज पर ईडी शाही कह दिया। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखी जो पोस्ट है उसको कुछ खास लाइंस में मैं पढ़ना चाहूंगी। राहुल गांधी ने लिखा है, तानाशाह के हर फरमान से, जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसी पोस्ट में राहुल लिखते हैं, देश बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है माफ कीजिएगा। करोड़ों परिवारों के पास स्थिर आय का कोई साधन नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूंक रही है। राहुल ने आगे लिखा है, ये सरकार चाहती है आप बिना सवाल किए तानाशाह की हर बात को स्वीकार करें। अपनी पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी लिखते हैं, अगर आप एकजुट होकर इनका सामना करोगे तो ये डर जाएंगे। मेरा आपसे वादा है, ना हम डरेंगे ना इन्हें डराने देंगे। राहुल के बाद जयराम रमेश और अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने ईडी की रेड को सरकार की बौखलाहट करार दिया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हेरल्ड हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए, ईडी जो है वो भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। तमाम महिला प्रदर्शन कार्यकर्ता मोदी जी ईडी को गुंडागर्दी कराते हैं, ईडी करते हैं। जब मोदी डरते हैं, ईडी करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ हेरल्ड हाउस का नहीं, बंगाल में देख लीजिए। राजनीतिक तौर पर अहम बंगाल में भी ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले 24 घंटे में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से संबंधित 4 जगहों पर ईडी की टीम ने सर्च किया है। कल रात अर्पिता के घर से ईडी ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। इस बीच अर्पिता मुखर्जी को जब ईडी की टीम मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी तो उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि उनके घर से बरामद हुआ पैसा उनका है ही नहीं। सुनिए अर्पिता मुखर्जी। हद है। अर्पिता कह रही हैं कि पैसा उनका नहीं है और पार्थ से पूछने पर पहले उन्होंने कहा था कि समय आने पर जवाब दूंगा। आज पार्थ चैटर्जी से फिर पूछा गया। इस बार पैसा किसका है शब्द सुनते ही उन्होंने क्या कहा,
आप भी सुनिए और देखिए। कोई जवाब नहीं। किसी गंभीर सवाल पर इंसान जब चुप्पी साध ले तो दो ही बातें होती हैं। पहली ये कि उसके ऊपर भारी दबाव है, दूसरी बात ये हो सकती है कि जवाब देने के लिए सही टाइम का इंतजार हो रहा हो। मुझे नहीं मालूम कि पार्थ चैटर्जी की चुप्पी इसमें से किस कैटेगरी में आएगी, लेकिन लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। आज एक महिला ने पार्थ चैटर्जी के ऊपर चप्पल फेंकी। उस महिला का कहना है कि गरीबों के पैसा लूटने के बाद उसे गुस्सा आया और वहां पार्थ चैटर्जी जा रहे हैं एक एसी गाड़ी में। ये दोनों दृश्य देख लीजिए, वो महिला जिसने चप्पल फेंकी और दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी। बीते 24 घंटों में ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में भी 2 जगहों पर रेड डाली है। संजय राउत के करीबियों पर अब ईडी का शिकंजा कस रहा है, लेकिन जब ईडी सुपर एक्टिव है तो मुद्दा है जांच की नीयत। क्या वाकई भ्रष्टाचार पर नकेल कसना है या विपक्ष को परेशान करना है? सुनिए बीजेपी का इस पर क्या कहना। हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल का पार्थ। ये नोटों की गड्डियां निकलेंगी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा और ईडी कुछ नहीं करे, वो चुपचाप घर में बैठे क्योंकि ये पॉलिटिशियन है एंड पॉलिटिशियंस आर एंटाइटल्ड। इस बीच मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर भी बताना चाहती हूं। ये इस वक्त की लेटेस्ट खबर जो हमारे पास आ रही है। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के 6 और फ्लैट्स की जानकारी पता लगी है। ये फ्लैट्स उन कंपनियों के नाम पर हैं जो अर्पिता के नाम पर खोली गई हैं। इन फ्लैट्स की जानकारी पिछले 24 घंटे में हुए रेड में जो दस्तावेजों को जब्त किया गया है उनसे मिली। ये फ्लैट्स किराए पर भी दिए गए हैं और अर्पिता मुखर्जी के नाम पर 6 और फ्लैट्स, यानी कि जो कंपनियां अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है उनके नाम से ये फ्लैट्स हैं। 6 और फ्लैट्स निकल कर आए हैं और अगर आप अंदाजा लगाएं, और इस वक्त हमारे सूत्रों का ईडी में कहना है कि ये फ्लैट्स 6 से 10 करोड़ के बीच में इनकी लागत होगी। जो ये 6 फ्लैट्स की और जानकारी मिली है, 6 से 10 करोड़ के बीच में ये फ्लैट्स होंगे। 6 और फ्लैट्स, 51 करोड़ का कैश, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, उसके अलावा गोल्ड, और उसके बाद 12 फ्लैट्स पहले मिल चुके हैं। 6 और फ्लैट्स अर्पिता मुखर्जी के कंपनियों के नाम से पाए गए हैं। 6 और ऐसे फ्लैट्स जिनकी लागत 6 से 10 करोड़ के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, क्या अहंकारी राजा और तानाशाही जैसे शब्द विपक्ष की बौखलाहट दिखा रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या सीबीआई की जगह अब ईडी पिंजरे में बंद सरकारी तोता है? क्या ईडी की रेड पर राजनीति, करप्शन को छिपाने की कोशिश है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला,
पॉलिटिकल एनालिस्ट है, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना के लीडर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल जी के पास। और मानव जायसवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल यह है कि हर इंसान कह रहा है कि पैसा उसका नहीं है, अर्पिता जी कह रही है पैसा उनका नहीं है, पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं पैसा मेरा नहीं है पर सही वक्त आएगा तो बताऊंगा किसका है। और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा है, कोई चप्पल फेंक रहा है और कोई बच्चे जो नौकरी की तलाश में हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया, ऐसा उनका आरोप है, वो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं क्योंकि उनकी किस्मतों के साथ मजाक किया जा रहा है। और जहां पहले ही 100-120 करोड़ के संपत्ति और आय सामने आई है, वहां 6 और फ्लैट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। मनोज जायसवाल जी, क्या आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं देश के लोगों को कि इतनी संपत्ति इकट्ठा हो रही थी और बंगाल की सरकार में किसी को कुछ पता ही नहीं था? मनोज जायसवाल जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। पहले सेकंड हटा दीजिए, मानव नाम है मेरा, मानव जायसवाल। माफ कीजिएगा मानव जायसवाल जी, आप इतनी बिजी रहती है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा, आपको पूरे 10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। आपका समय अब शुरू करती हूँ। थैंक यू, दिस इज अ प्रिविलेज। बहरहाल मैडम, मैं आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ, सुहेल सेठ जी को भी नमस्कार करता हूँ, आशुतोष जी भी हमारे गुरुजन हैं, और आपके माध्यम से हम पूरे देश को भी नमन करते हैं। और साथ ही साथ हमारी संवेदनाएं पूरे देश के हर युवान के साथ है, हर परिवार वालों के साथ है जो जीएसटी जैसी महामारी को झेल रहे हैं। और जहां तक बात है मैडम, मैं कुछ देर पहले आपकी बातों को बताऊंगा। मैं सुन रहा था संबित पात्रा जी को, उन्होंने बोला पार्थ, देश में हर जगह पार्थ मिल रहे हैं। पार्थ कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, और अर्जुन, पार्थ का मतलब क्या होता है? क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र थे और कुंती माता का नाम था प्रथा, उनका एक और नाम था, प्रथा का पुत्र पार्थ। तो हमने देश में प्रथा चालू करी है कि जो लिप्त हो, जो संगीत हो, उसको हटाओ और देश को बचाओ। हमने प्रथा चालू करी है मैडम, क्योंकि हमने बताया है पूरे देश को और पूरे बीजेपी पैनल को कि भैया जब व्यापम होता है आपके मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लखीमपुर खीरी में कुछ हो जाता है आपके गृह राज्य मंत्री बने रहते हैं। और जहां तक बात है मैडम, हर वर्ग को, हमारा देश इतना सुंदर सा देश है ना, उस महिला ने जो किया डेफिनेटली उनको आक्रोश होगा, 100% उन्होंने जो किया। ये तरीका नहीं है क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ऊर्जा उनको मिली है वो ममता बनर्जी की वजह से ही मिली है। ममता बनर्जी ने हर महिला को शक्ति दी है कि गलत और अन्याय के विरोध में आप लड़ो। कौन से प्रांत में होता है मैडम? सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है कि एक महिला, एक मंत्री अभी लिप्त है, प्रूव करना ईडी का काम है। 41%, 0.41% उनका रेट है, अरे 1-2% में आ जाए। हम तो चाहते हैं मैडम, पूरा देश पूछता है, पूरा देश आक्रोश में है कि भैया ये जो 8 महीने 10 साल 15 साल आप वो बेल का चक्कर चलाते हैं ना, अभी पूनावाला जी एक तो नया प्रवचन चालू करेंगे, जाप होगा, बेल पे है, बेल पे है, बेल पे है। चलिए, मैंने आपको 120 सेकंड दे दिए, 120 सेकंड दे दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि 6 और फ्लैट्स, पहले ही 12 फ्लैट है, 18 फ्लैट किसी के नाम पर है, 50 करोड़ कैश मिलता है, सोना मिलता है। इस बात का कोई जवाब नहीं है आपके पास कि बंगाल की सरकार क्या कर रही थी। मानव जायसवाल जी 60 सेकंड में आपने उपदेश दिया, मैंने सुना, दर्शकों ने सुना। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन शहजाद पूनावाला, जवाब जो मेरा प्रश्न था उसका तो मुझे मिला नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, लोग अब ये भी कहेंगे कि 17 जगहों पर आज रेड हुई है, 4 बंगाल में नेशनल हेराल्ड को लेके और 12 नेशनल हेराल्ड को लेके और 4 बंगाल में पार्थ चैटर्जी को लेके। अब 16-17 जगह पर रेड हो रही है, तो क्या माना जाए कि रेड राज वापस आ गया है? देखिए नाविका जी, आज मैं बचपन में तो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़कर आया था, पर 4 पिलर्स ऑफ करप्शन देखने मिल रहा है। आज एक पिलर मिसिंग है, पर कौन है वो 4 पिलर्स?
1 INC, I need corruption, 2 TMC, too much corruption, 3 उद्धव की भ्रष्टाचारी सेना जो मराठी मानुस का घर छीन लेती है, और 4 आप का पाप सत्येंद्र जैन जो कट्टर करप्ट का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे। और चारों में एक प्रथा है। कौन सी प्रथा है पता है? करेंगे हम भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हमारा जनसिद्ध अधिकार, कोई करेगा हम पर इंक्वायरी तो बोलेंगे अत्याचार, और फिर करेंगे दुराचार। मुझे एक बात बताइए, ये चारों ही मामलों में जो मैंने आपको गिनाए 4 स्तंभ जो है भ्रष्टाचार के, चारों में कोर्ट के आदेश है। कैलकाटा हाई कोर्ट का डिवीजन ऑर्डर आया, तब जाकर उन्होंने कार्रवाई तब नहीं की मई में, उन्होंने अब जाकर कार्रवाई की जब दबाव बढ़ा। अगर इतनी कार्रवाई करनी थी और प्रथा बनानी थी तो अधिकारी जिसकी बेटी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है उसको भी करते बाहर, नहीं किया। INC के मामले में, आई नीड करप्शन के मामले में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, राहत नहीं मिली। उसके बाद इनकम टैक्स का ऑर्डर आया, उसको भी चैलेंज किया, वहां पर भी राहत नहीं मिली, और आज सड़कों पर ईडी पे साइलेंट है, सड़कों पर वायलेंट है। तीसरा उद्धव जी की सेना, उसके बारे में तो आप ही ने बताया है कि किस प्रकार से गरीब मराठी मानुस का घर छीन लिया और कोर्ट ने रिमांड दिया। और चौथा आम आदमी पार्टी जो पाप आदमी पार्टी बन चुकी है, पाप करने वाली पार्टी बन चुकी है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट के बाद कोर्ट आदेश दे रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से लेकर कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करे। तो दिस इज नॉट अबाउट ईडी, दिस इज अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं है, ये एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी है। हमारे पास अधिकार है डेकॉइटी करने का। अगर ना इस्तेमाल हो तो दुराचार मैं आपको बताऊं किसको कहा मैंने, जब रेणुका चौधरी कॉलर पकड़ ले ये पुलिस वाले का ये दुराचार है, जब असम में कांग्रेस वाले पीट दे पुलिस वाले को ये दुराचार है, जब ये थूक दे कांग्रेस वाले पुलिस वाले पर ये दुराचार है, ये बिल्कुल दुराचार है। माफी चाहूंगी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की। दुराचार में क्या अनपार्लियामेंट्री है? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दुराचार में क्या अनपार्लियामेंट्री भाषा में नहीं, सभ्य क्या नहीं है, इनके कृत्य सभ्य नहीं है, लेकिन इनके कृत्य सभ्य नहीं है। लेकिन मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, दुराचार का एक ही 10 सेकंड और, आपने वो वीडियो चलाया था ना संजय राउत का, संजय राउत का वीडियो चलाया था ना, 1 मिनट में कितनी गालियां दी उन्होंने? 27। ये दुराचार का पाठ पढ़ा रहे हैं किशोर तिवारी। मैं 1 मिनट, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मानव जी सबके पास आऊंगी। सबको पहले एक बार 60 सेकंड का सवाल पूछ लूं, सबको बोलने दे और फिर मैं आती हूँ। किशोर जी 1.5 मिनट बोलेंगे ना, 1.5 मिनट। ये कौन है, ये एंकर है क्या चैनल के? एक मिनट आपको मैंने बोल रहे हैं। मैं सुहेल सेठ जी से पूछना चाहती हूँ। सुहेल सेठ जी, हर इंसान कह रहा है कि पैसा तो मेरा नहीं है, लेकिन टेलीविजन सेट्स पे सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से कैश के बंडल निकल रहे थे, 2-2 हजार के, 500-500 के नोट के बंडल, और आधे किलो के कड़े सोने के निकल रहे थे, 1 किलो के सोने के बिस्किट निकल रहे थे। अब सब कह रहे हैं ये पैसा हमारा नहीं है। दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुंह बंद है उनका, और कह रहे हैं समय सही आएगा तब बताऊंगा। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश की जनता के बारे में कोई सोच रहा है? हर इंसान उंगली उठा रहा और कह रहा है हाय मार दिया, ये तो तानाशाही हो रही है, लेकिन ये पैसे आ कहां से रहे हैं इसके ऊपर सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं पूछना चाहती हूं सुहेल सेठ, जवाब कौन सा ज्यादा जरूरी है, जनता के बारे में जो जनता का सवाल है या तानाशाही का? कौन सा सवाल ज्यादा जरूरी है? सुहेल सेठ जी आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं। मैं समझता हूं इनमें से कोई भी सवाल जरूरी नहीं है। सवाल सिर्फ एक जरूरी है कि करप्शन हुई कि नहीं हुई। आंसर इज हुई। पैसे बरामद हुए कि नहीं हुए? हुए। सोना मिला। ये अनअकाउंटेड था? हाँ। अगर ईडी रेड करे, सीबीआई रेड करे, कोई भी अथॉरिटी रेड करे, मुझसे आई हैव नो ट्रक विद दैट। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी बंगाल से हूं और मैं जानता हूं कि जो भी टीएमसी के प्रवक्ता हैं और सारे भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इट इज एन इनडिफेंसिबल थिंग। आप जितना इसको डिफेंड करोगे, आप अपनी पार्टी को और बदनामी की तरफ ढकोलोगे। मेरा कहना है कि जैसे ममता बहन ने कहा कि भाई ठीक है, आई एम रिमूविंग हिम फ्रॉम ऑल पोस्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि बीजेपी को भी अपने अलायंस पार्टनर्स बेहतरीन चुनने चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पार्टी या 2 पार्टियां करप्ट हैं। मैंने आपके प्रोग्राम पे कल भी कहा था कि जहां तक यूनियन कैबिनेट का सवाल है, देयर इज नॉट 1 iota ऑफ सस्पिशन, देयर इज नॉट 1 iota ऑफ करप्शन।
कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई प्रवक्ता ये नहीं कह सकता टेलीविजन पे आके कि देखिए बीजेपी वालों ने ये रेड की है। आप पहला प्रश्न ये पूछिए, आपके आदमी ने करप्शन की है कि नहीं? संजय राउत ने चोरी की है कि नहीं? अगर नहीं की तो हमारे देश में कोर्ट्स हैं, हमारे देश में जुडिशियल प्रोसेस है। अब मानव ने ठीक ही कहा कि भाई 10-15 साल तक मामला चलेगा, आप वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहिए। बिल्कुल, कि और मैं 15 साल से हैरेसमेंट है। बिल्कुल, और मैं आपको किशोर तिवारी जी, आप बहुत आतुर है ना जवाब देने के लिए, मैं आपको सुनवाती हूं। पात्रा चौल में जिनको घर मिलना था, जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया, 672 ऐसे परिवार हैं, 3000 से ज्यादा लोग हैं जो सड़कों पर हैं, जिन्हें कहा गया था ना सिर्फ नया घर मिलेगा, अगर घर मिलने में समय लगेगा तो उन्हें घर का किराया भी मिलेगा। सुनिए आज वो क्या कह रहे हैं। हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल का पार्थ। ये नोटों की गड्डियां निकलेंगी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा और ईडी कुछ नहीं करे, वो चुपचाप घर में बैठे क्योंकि ये पॉलिटिशियन है एंड पॉलिटिशियंस आर एंटाइटल्ड। माफ कीजिएगा, गलत साउंड बाइट सुनाई। मैं महाराष्ट्र में लोग क्या कह रहे हैं वो सुनवाना चाहती हूं। वो बाइट मेरे डायरेक्टर निकाल रहे हैं, लेकिन किशोर मैं सुनवाती हूं आपको। ये महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं पात्रा चौल में। हमारी उम्मीद थी कि 2-3 साल में हमको घर मिलना ज़रूरी था, पर वो पूरी उम्मीद के ऊपर पानी फेर लिया हमारे। उसके लिए जिम्मेदारी हमारी जो पहले की सोसाइटी थी वो और माड़ा, जो उनके खुद के एंजॉयमेंट के लिए, उनके खुद के लाइफ सेटलमेंट के लिए वगैरह ये सब दूसरों के घर हड़प करते, वो बहुत गलत बात है। भाड़े के लिए हम लोग तरसते हैं, अगर भाड़ा टाइम पे नहीं जाता है तो वो लोग बोलता है रूम खाली करो। अभी रूम पाँच जगह से हम लोग रूम खाली करते करते इधर तक आ गया। बोला गया था कि हम आपको यहाँ घर देंगे, बना के देंगे, भाड़ा भी देंगे। उस टाइम पे भाड़ा भी दिया था, 5-6 साल दिया, बाद में बंद कर दिया। बाद में तो सब लफड़ा मालूम है आपको भी। किशोर तिवारी जी, मेरा सवाल नहीं है, इन बूढ़े लोगों का सवाल का जवाब दीजिए। यह आपका दायित्व है। 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। सबको तो तुमने 2-2 मिनट दिया, मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मैंने 1 मिनट मुझे लगता है मैंने 1 मिनट लिया है। मैंने एक सोहेल आई विल अलाउ यू। सोहेल, नहीं, आप नहीं अलाउ करेंगे। शो की एंकर मैं हूं, मैं अलाउ करूंगी। 60 सेकंड में सोहेल ने बोला है और आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। आप चलो, मैं बताता हूं कि मेरे भी रिश्तेदार है उसमें, और जो कुछ भावनाएं उन्होंने प्रकट की उसके साथ मैं हूं। ये देखो 2009-10 से चला है, और जो लोग जवाबदार है वो लोगों को जेलों में जाना चाहिए। इसमें माड़ा के कई अफसर है, इसमें माड़ा के पॉलिटिकल जो लोगों के हाथ में अधिकार थे वो भी है, और किसने गलती की इस पे जाना चाहिए। देखो FSI बेचने की परमिशन किसने दी, वहां पर जो खुली जगह थी वो बेचने की परमिशन किसने दी। मैं एक बताता हूं कि संजय राउत को हीरो बना के आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो संजय राउत कभी माड़ा में नहीं थे, कहीं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी उन्होंने एंजॉय नहीं किया था। अगर उनका कोई कनेक्शन है तो आप जरूर उन पर ये करो। लेकिन मैं एक बताता हूँ, ये तुमको मैं लिस्ट बता रहा हूँ। ये 118 लोग हैं जिन पर गंभीर करीबन 1.5 लाख करोड़ के चार्जेस है भ्रष्टाचार के। अब ये सब लोग बीजेपी ज्वाइन होके इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 118 लोग हैं सोहेल, ये कैसा चलता है? अगर आप इतने सिलेक्टिव हो जाए कि जिस आदमी का उत्तरदायित्व आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, जिस आदमी को 1034 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और 90 लाख का ट्रांजेक्शन बता के 14 लाख का ट्रेस नहीं हो रहा ऐसा बताएंगे, तो ये चीज है ना आपके टीटा पीटी पे आती है। मैं बता रहा हूं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन आने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के बाद हम मोदी जी की जो इज्जत करते थे, अब हमें भी भय लगने लगा कहीं मैं न कल चले जाऊं जेल में।
2.5 साल शिवसेना के साथ रहे हैं राहुल गांधी, और आपको यकीन आज आने लगा है उनकी बात पर? ये तो अपने में ही सबसे बड़ा खुलासा है कि आप 2.5 साल और सरकार गिरने के बाद उन पर यकीन करने लगे हैं। लेकिन तहसील 30 साल से बीजेपी के साथ थे ना, हम 30 साल के साथ बीजेपी के साथ थे और जिंदगी भर मतलब क्या स्टैंडर्ड गिरा है? स्टैंडर्ड कितना गिरा है कि वाजपेयी और मोदी जी की बातों से अब राहुल गांधी जो सावरकर जी को गाली देता है उसकी बातों पर यकीन है? ये आपका स्टैंडर्ड गिरा है। जैसे जैसे करप्शन का स्टैंडर्ड उठा है आपके यहाँ, आपका स्टैंडर्ड वैसे गिर गया है। ये भ्रष्टाचार के दानव बोलते रहेंगे बीच में, ये भ्रष्टाचार के दानव बोलते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नेशनल हेरल्ड का जो मामला है, और नेशनल हेरल्ड का मामला है जिसमें तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जिसके ऊपर आज 78% गांधी परिवार का पूरा कंट्रोल है, ऐसा यंग इंडिया की शेयर होल्डिंग है। अब उसमें एनजीओ तो कोई है नहीं, अखबार तो कोई चल नहीं रहा, और ये कमर्शियल जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिनका रेंटल आ रहा है, क्या रेंटल एक्टिविटी में है यंग इंडियंस की एनजीओ? और अगर इस पर ढूंढा जाए सवालों का जवाब, लोगों को बताया जाए सवालों का जवाब, तो इसमें आपको तानाशाही कहाँ नजर आ रही है और क्यों नजर आ रही है? देश को बताएंगे जरा। गुस्ताखे बीजेपी की एक ही सजा, ईडी से हल्ला, ईडी से हल्ला। ईडी मैडम अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, बीजेपी के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम कर रही है। बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग को, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं ढूंढती है, ये काम करती है लॉन्ड्री का, जिसमें बीजेपी आरोप लगाती कि आदमी भ्रष्ट है, हेमंता बिस्वा शर्मा, उसको लॉन्ड्री में साफ करके बीजेपी में उसको रिक्रूटमेंट कराने का काम करती है। इसलिए बीजेपी के विपक्षों को ईडी से मारो विरोधियों को, ये बीजेपी का अब ईडी का अब नारा हो गया। लेकिन आपको एक खुशखबरी दे दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो मैंने आपको बताया था केस का, ईडी डायरेक्टर का टेन्योर जो मोदी जी ने इलीगली एक्सटेंड किया है, वो अब नोटिस आ गया है सरकार को। ईडी डायरेक्टर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल था नेशनल हेरल्ड को लेकर, वो आपको बता दूं, एजेएल और यंग इंडियंस का ऑब्जेक्टिव्स एक ही, एजेएल का एक भी प्रॉपर्टी यंग इंडियंस को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव्स के पहले पैराग्राफ में लिखा है। यंग इंडियन सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और उसमें 1 रुपया आप घर पर नहीं ले सकते। थोड़ा सा अगर बीजेपी के प्रवक्ता रिसर्च करते हैं तो अच्छी बात होगी। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूं, आशुतोष जी, ईडी का एक्शन क्या सच ढूंढने की तलाश है या विपक्ष पे अत्याचार? आप किस तरफ हैं इस डिबेट में? हमारे तरफ नविका जी, 5400 से ज्यादा केसेस ईडी ने किए हैं, कन्विक्शन सिर्फ 24 का है। तो अगर किसी भी एजेंसी का कन्विक्शन रेट इतना खराब हो, 0.5% के आसपास हो, तो आप उस पर कैसे यकीन कर सकते? ये सवाल तो ईडी से पूछा जाना चाहिए और ईडी से पूछना चाहिए कि भाई, दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या कोई ये दुनिया में मानेगा कि विपक्ष में जितने लोग हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे के सारे करप्ट हैं, वो सारे के सारे चोर उचक्के सब हैं? मैं मानता हूं कि सारे चोर उचक्के हैं। क्या ये मानने के लिए मैं तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज नेता हैं, उनमें से एक भी भ्रष्टाचारी नहीं, उनके किसी घर पे ईडी का छापा नहीं पड़ता है? और अगर छापा नहीं पड़ता है तो वही पार्टी जिसके नेता बंगारू लक्ष्मण थे, वही पार्टी है जिसके नेता दिलीप सिंह जूदेव थे, जिन्होंने क्या दोनों कैमरे के सामने पकड़े गए थे और उनके पर पेट्रोल पंप के घोटाले के आरोप लगे। तो ये जब आप दो तरीके की बातें करेंगे तो लोगों को ईडी पर यकीन नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि ईडी को जो कार्रवाई करना है वो करे। हिंदुस्तान के अदालतों से लोग बरी होते हैं या कन्विक्ट होते हैं, एक अलग सवाल है। लेकिन जरा मोदी सरकार को, बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कोई भी है, अभी जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा का लुई बर्गर केस का क्या हुआ, किसी को कोई जानकारी है? भाग मुकुल कहा जाता था, जब मुकुल आ गए तो पाक साफ हो गए। नारायण राणे के खिलाफ क्या कहा जाता था? अजीत पवार, सबके खिलाफ कोई जानकारी नहीं हो रही, कोई ईडी छापा नहीं पड़ रहा। ये संगीन सवाल है और शहजाद पूनावाला जी, आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए, पर साथ में एक और सवाल, और ये पब्लिक का सवाल है। पब्लिक ये कहती है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ना नौकरियां मिल रही हैं, ऊपर से खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो चावल है, चाहे वो आटा है, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, उस पर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। आप इन सब मुद्दों को पीछे रखना चाहते हैं, इसलिए हो हल्ला, और ये हो हल्ला जो ईडी का है, इससे आम आदमी को कितना सरोकार है, क्योंकि ये तो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग है।
चलिए, मैं आशुतोष जी की बातों से शुरू करता हूँ और आपके भी सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा, पर हस्तक्षेप ना करें क्योंकि आप देख रहे हैं 1 वर्सेस 4 है और सुहेल सेठ ऑब्जेक्टिव पैनलिस्ट है, तो मैं एक एक करके बात का जवाब देता हूँ। अभी आशुतोष जी ने आंकड़े गिनाए ईडी के बारे में। आशुतोष जी को जरा बताइए कि 2014 तक 0 कन्विक्शन था, जो 24 कन्विक्शन की उन्होंने बात की वो 2014 के बाद ही हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए आशुतोष जी, अब आपके सवाल को जोड़ते हुए, क्या 10% महंगाई थी तो महंगाई इसलिए बढ़ा के रखी थी क्योंकि करप्शन से नहीं लड़ना था, या वहां पे करप्शन से इसलिए नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि महंगाई से लड़नी थी? मतलब उन दोनों का क्या लेना देना है? महंगाई पे चर्चा भी हो रही है और आज आप देख रहे हैं देश की सरकार 2 विषम परिस्थितियों के बावजूद भी किस प्रकार से 7% में महंगाई को मेंटेन कर रही है और उसको भी कम करने की कोशिश कर रही है। परंतु दूसरे 2-3 सवाल जो उठकर आए, उन्होंने, आशुतोष जी ने कहा एक भी बीजेपी लीडर के घर पे कभी छापा पड़ा है? ये देखिए, मैंने आपके लिए पीटीआई की रिपोर्ट लाया हूं, नाविका जी देख लीजिए इस साइड। ये ईडी रेड्स सूरत लीडर ऑफ बीजेपी, 2.7 करोड़ एसेट सीज किया गया। इसके अलावा बंगाल में भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो ये तो उनका आरोप पूरी तरह से झूठा निकला क्योंकि ईडी कृत्य को देखती है, कौन सी पार्टी से नहीं देखती है। और अगर ऐसा ही होता ना आशुतोष जी, जो आरोप और तर्क आप दे रहे थे हेमंता जी के लिए, जरा खड़से जी के लिए ये लोग क्या बोला करते थे और आज खड़से जी कौन सी लॉन्ड्री में जाके डुबा के खड़से, नहीं देखिए नाविका जी, मैं 1 वर्सेस 4 है, मैंने बीच में नहीं बोला। नाविका प्लीज, नाविका एक एक करके देते हैं ना, एक एक करके करते हैं ना, एक एक करके करते क्यों भाई? इसके बाद में आपके पास आऊंगी, उत्तेजना क्या है भाई? आपसे भी जवाब लूंगी। तो खड़से जी को जिस आपने वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री मशीन में धोकर इनके पास भेज दिया, वो जरा हमको भी बताइएगा। उसी में किसी लोगों को भेज सकते हैं हम लोग भी। अब उन्होंने किशोर तिवारी 118 लोगों की लिस्ट ला रहे। अरे 8 वर्ष से केवल लिस्ट ही दिखाएंगे क्या? अगर आपके पास इतना सबूत है कि इतने बड़े आरोप आपने लगा दिए नेताओं पे, तो एक केस में तो कोर्ट में जाकर एक आदेश ले आइए। नाविका प्लीज, नाविका, सुहेल जैसे लोग बैठे हैं अपनी बात रखने के लिए, कैसे किशोर तिवारी जी कैसे काम आएगा? मैं फेडर डाउन कर रही है, मुझे 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। मैं किशोर, बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं पैनल में, तो 118 लोगों के खिलाफ रोज आकर नाविका के शो पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से अच्छा कोर्ट में जाकर एक आदेश निकाल दीजिए और बीजेपी वालों का रोज रात को मुंह बंद करवाइए कि देखिए ये कार्रवाई कर दी हमने, आप नहीं कर रहे थे, मैलिशियस थे, सिलेक्टिव थे। आखिरी बात में आना चाहता हूं, देखिए मैं इनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज जो भी केसेस मैंने गिनवाए हैं वो सारे केसेस में कोर्ट का आदेश आया है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? क्या कांग्रेस के केस हो, तृणमूल कांग्रेस के केस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केस हो, चाहे वो बाकी के केस हो, उद्धव जी के केस हो, संजय राउत के केस हो, ये कोर्ट का आदेश ले आए ना किसी बीजेपी लीडर के खिलाफ। परंतु कोर्ट का आदेश आने के बाद भी जिस प्रकार से ये लोग आज ये इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया है और हमारा भ्रष्टाचार पकड़ने का अधिकार नहीं क्योंकि किसी और का तथाकथित भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा है। क्या कानून में ऐसा डिफेंस है कि मैंने मर्डर किया पर किसी और मर्डर को पकड़ा नहीं है, इसलिए मर्डर होने दो? लेकिन सवाल एक और उठता है और किशोर तिवारी जी आप जवाब देना चाह रहे हैं तो इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपको बताती हूं कि बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, पंजाब, मेघालय, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और 2018 और 2020 के बीच में इन सारे राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम सीबीआई को इन राज्यों में आने ही नहीं देंगे और रेड करने नहीं देंगे, किसी को इन्वेस्टिगेट करने नहीं देंगे। क्या मैं बता सकती हूं कि इनमें से महाराष्ट्र के कितने केसेस हैं जिन पर अब रिक्वेस्ट भेजी है सीबीआई ने? 132, यानी कि 173 टोटल केसेस है जिनकी रिक्वेस्ट गई हुई है, लेकिन इन पर कोई भी 3 साल से जवाब या परमिशन नहीं मिल रही है सीबीआई को। 132 इनमें से हैं सिर्फ महाराष्ट्र के। मुझे बताइए, ये 3 साल जो थे या 2.5 साल जो थे, इसमें तो आपकी सरकार थी किशोर तिवारी जी, तो आप 132 केसेस में इन्वेस्टिगेशन चाहते ही नहीं, क्यों? करप्शन क्या उजागर नहीं होनी चाहिए? क्या जो करप्ट लोग हैं उनको जेल नहीं जाना चाहिए? आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करने देते? नहीं, ये देखो, सीबीआई को राज्य से परमिशन लेना चाहिए और राज्य की जो दी परमिशन थी वो कैंसिल की, ये बराबर है। पर ये विवाद तब चालू हुआ जब सीबीआई ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया राज्य सरकार के ही। लेकिन ये तो दुरुपयोग नहीं है किशोर तिवारी जी, ये तो दुरुपयोग नहीं है। 132 केस में उन्होंने आपसे परमिशन मांगी है, आप परमिशन देते क्यों नहीं है? एक भी केस में परमिशन नहीं देते।
एक मिनट मैं बताता हूँ। उनकी नीयत पे शक था और मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि सीबीआई और सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप कितने खराब हो गए हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ। सुहेल सेठ, अब ये कह रहे हैं कि इनकी नियत पे शक है, इसीलिए हम इनको अंदर नहीं आने देते। तो 132 महाराष्ट्र में पेंडिंग है, छत्तीसगढ़ में 8 पेंडिंग है, बंगाल में 6 इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, राजस्थान में 2, झारखंड में 7 और पंजाब में 16। तो हम सो जाते हैं। इस देश में कोई इन्वेस्टिगेशन होना नहीं चाहिए और कोई भी राज्य ये जो है ये अंदर आने नहीं देंगे। सुहेल सेठ, अब तो बीजेपी की सरकार आई है। सबका फेडर डाउन। सुहेल सेठ जी जवाब देंगे। मैं सिर्फ लॉजिकल मुद्दे उठा रहा हूं यहां। करप्शन बंद होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। कौन करप्शन कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। जहां तक पता चला इंडस्ट्रियलिस्ट भी करे, वो भी जेल में है। हम क्या जेल में नहीं डालेंगे? अगर उनके पास कुछ पाया गया तभी वो जेल जाएंगे, नहीं तो उनके पास भी हथियार हैं, लीगल हथियार हैं टू गो टू कोर्ट एंड टू गेट रिप्रीव। मैं ये एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज देश बदल गया है। लोगों को जो पार्थो चैटर्जी के साथ जिन्होंने जो भी बर्ताव किया, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, पर वो क्रोध आप देख रहे हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इनफ इज इनफ। जिस पार्टी की भी करप्शन हो, और मैं यहां किसी का गार्ड नहीं हूं कि नहीं बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, जिसमें हो उसके लिए अगर आप ईडी को पार्टी ऑर्गन माने या ईडी को आप बोलें कि भाई ईडी ज्यादती करे, कम से कम आप करप्शन तो कम करेंगे या आप करप्शन नहीं कम करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपके पास संसद है। आप एक समय में बोलते हैं कि प्राइस राइज होनी चाहिए, प्राइस राइज पे डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन। आपके दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, और अशोक गहलोत ने उस टाइम क्या कहा? ईडी मस्ट गो टू द रेजिडेंस ऑफ मिसेस गांधी। मैं कॉमन आदमी हूं, क्यों जाए भाई किसी के घर? आप नेक्स्ट बोलोगे सुप्रीम कोर्ट शुड सेट अप अ कोर्ट देयर। ममता बनर्जी ने कहा था? नहीं कहा। ये इंटाइटलमेंट खत्म होनी चाहिए। और मैं लास्ट पॉइंट किशोर जी बोलूंगा, पहले जमाने में होता यह था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का ख्याल रखती थी, क्योंकि भाई तुम मेरी बात ना करो, मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा। वो भी जमाना बदल गया है। ना तो मोदी जी के पास बच्चे हैं, ना कोई कोई फैमिली लेगेसी है, उनको कोई परवाह नहीं है। तो आप जो करना चाहते हो आप करो। अल्टीमेटली इस देश में 2 ही चीजें होंगी, you are corrupt, you go to jail, and if you are not corrupt, you go to court, saying कि भाई ये देखो ईडी ज्यादती कर रही है। जवाब दे दूं? एक मिनट बस मैं खत्म कर दिया जी। मैं सिर्फ 60 सेकंड यूज करता हूँ। Well, I will add something. Please. I agree with Suhail said that corrupt people should be punished. Those who are not corrupt, they should be taken the remedy of the court. But मैं अभी बता रहा हूँ, ये 118 लोग जिन पे संगीन मामले हैं और करीबन 1 लाख करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं मोदी जी की नियत पे शक आ जाता है कि यार करप्ट लोगों को लेके वो सरकार कैसे चलाएंगे? तो तुम समझ लो ना यार, ऐसा क्यों? अरे नहीं किशोर जी, आप तो बच्चे नहीं हैं, आपके पास सारे वेरवितौल हैं। आप सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट में जाओ कि देखिए दिस इज वेंडेटा अगेंस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट इतने सुओ मोटो केसेस लेती है, आपके भी केस ले लेगी। आप तो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप जाइए। आप टेलीविजन चैनल्स पे ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा आदमी थोड़ा सा चोर है, उनका आदमी बड़ा चोर है, इसीलिए चोरी नहीं पकड़ी जाए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? सही जवाब दिया आपने सुहेल सेठ जी। और यही पब्लिक का सवाल है। अमरोहा से दीपांकर गौतम का सवाल है कि क्या केवल विरोधियों पर वार करने के लिए बीजेपी ईडी का उपयोग कर रही है? जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी। देखिए, मैं कहता हूं कि मान लेते 1 मिनट के लिए कि ईडी का इस्तेमाल वेंडेटा सिलेक्टिवली और मैलिशियसली हो रहा है, ठीक है। इनके पास 118 लोगों की सूची है। मैं कह रहा हूं कि 118 क्या 11 लोगों को इनमें से 8 वर्ष में आपने एक भी बार ऑर्डर नहीं लाया कि देखिए ईडी ने इन पे कार्रवाई नहीं की जो होनी चाहिए न्याय संगत? सोहेल सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं। किशोर तिवारी को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लीज मैडम, दिस कांट बी अ ट्रेंड कि हर बार ये बीच में बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 लोअरिंग योर फेडर कंप्लीट। इनकी दिक्कत क्या है? और जहां बोलना चाहिए वहां पे तो बोला नहीं।
672 मराठी मानुस के लोगों के घर छीनकर वो बिल्डर को दिए, प्रवीण राउत को, जिसके रिश्ते हैं संजय राउत से। उससे पैसा क्यों ले रहा था संजय राउत? और किसको गाली बक रहा था? वो स्वप्ना पाटकर को, वो मराठी मुलगी है, उसको गाली बक रहा था माँ बहन की। तुम उसको आके डिफेंड करते? तुम्हाला काय लाज लज्जा वाटत नाही का? हाँ, तो वो अम्मा का बाईट चलाइए फिर से एक बार। रेंट नहीं दे पा रही है। 672 मराठी माणसांचे घरही तुम्ही घेतला आणि भ्रष्टाचार केला। यू डिड करप्शन एंड स्नैच्ड अवे द हाउसेस ऑफ 672 पीपल, और यहां पर आकर आप बोल रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। कौन है वो प्रवीण राउत? किसको फॉरेन ट्रिप कर रहा था? किसका घर खरीद रहा था? अलीबाग में प्लॉट? देहरादून से चंद्रमोहन शर्मा का सवाल है, विपक्ष के नेता बताएं उन्होंने चुनाव आयोग, सीबीआई, कोर्ट से लेकर किस संस्था पर सवाल नहीं उठाया है। और मानव जायसवाल, आज इस पर बहस होनी चाहिए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने बुरा भला नहीं कहा? आप मुझे बताइए। इस देश में कोर्ट है, कोर्ट में अगर 4 जजेस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बहुत अच्छे थे। वही जज अगर बाद में जजमेंट देते हैं, उन पे सवालिया निशान, इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान, ईडी पे सवालिया निशान, और सीबीआई पे भी। और मैं सीबीआई के कुछ आंकड़े भी आपको बता दूं। वेस्ट बंगाल ने एक भी परमिशन नहीं दी है जहां सीबीआई ने अप्लाई किया कि परमिशन दे दीजिए हम आ जाएं, 0 परमिशन। और 21,000 करोड़ के ऐसे मामले हैं जो बैंक फ्रॉड वाले हैं, जिसमें से 300 करोड़ बंगाल के हैं। उन केसेस में भी कोई आप परमिशन नहीं दे रहे। 300 करोड़ बंगाल में ऐसे केसेस हैं। 20,000 करोड़ के तो महाराष्ट्र में है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की सरकार ने कभी नहीं दिया। मानव जायसवाल। मैडम, कुछ एक चीजों है, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। पहले तो मैं आयोटा ऑफ करप्शन, जो हमारे सुहेल भाई साहब ने जो बोला, आप सबने बहुत ही सुंदर बात बोली कि बीजेपी के ऊपर जो केंद्र में है कुछ नहीं है। अरे सच में नहीं है, क्योंकि जांच करने नहीं देते ना। जांच के आयोग में जो डायरेक्टर है उनको ऑर्डिनेंशियल एक्ट बैठाना पड़ता है, 5 साल का टाइम देना पड़ता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया जा रहा है। हमारे भाई साहब पूनावाला जी, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, सॉरी। आपकी ये मिस्टेक से ही वहां पे लोगों के नौकरियां चली गई। यही मिस्टेक है आपकी। आपने जो वहां के अचिंता शोली से भी किया, वो भी मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं, ये ब्लास्फेमस क्राइम है। ये ब्लास्फेमस क्राइम किया आपने युवाओं के साथ। मिस्टेक नहीं है, कोई दुराचार नहीं बोलेगा, कोई पूनावाला को चूनावाला नहीं बोलेगा। मानव जायसवाल की सभ्य डिबेट कीजिए। ये सही नहीं है, किसी के नाम को बिगाड़ना सही नहीं है। और ये माफ कीजिएगा, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है आपकी, आपने जानबूझकर कैरेक्टर है। परंतु चूना लगाना, जो ये जातिगत टिप्पणी इन्होंने की है, ये उनको इसका भी सबक मिलेगा। जातिगत टिप्पणी जो उन्होंने चूना जो लेकर की है, उसका भी उनको जवाब मिलेगा, माकूल जवाब। एक मिनट मानव जायसवाल जी, ऐसा है सड़कों पर आप लोग एक दूसरे से झगड़ना चाहें झगड़े, लेकिन टेलीविजन के स्टूडियो में इस तरह ना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही हम पर एफआईआर करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये सब होता है। माफ कीजिएगा। चूना लगाना कोई ऐसा विषय नहीं है जो गलत हो, परंतु हाँ, चंपत करना, लोगों की नौकरियां खा जाना और मां माटी मानुष कहकर मनी करना और फिर बच्चों की रोजगार लेना, यह गुनाह है। चूना लगाना बहुत ही गर्व का काम है, लोग करते हैं, गरीब से गरीब आदमी करता है। जातिगत मानसिकता है आपकी। चलिए, जातिगत मानसिकता। मानव जी सभ्य तरीके से हम डिबेट करेंगे। आप अपनी बात खत्म करिए और एक दूसरे से रिस्पेक्ट से। बिल्कुल। I again apologize. It was a slip of tongue with all sincerity. No, it wasn't. Nevertheless. आप, मैं पूछना चाहता हूँ, पूनावाला जी जो बोलते हैं ना कि भाई जांच करिए, फलान करिए, ढकान करिए, सारे जांच की तो उनके पास है। आप जांच कर सकती हैं क्या? आपकी क्षमता है जांच करने की? कुछ लोग तो सरकार में नहीं है, जिनकी सरकार भी नहीं है राज्य में, वो भी जांच कर ले। अरे जो जांच एजेंसी है उसी को ही दबोच के रखे है। शिकायत क्या है मैडम? आपने बोला ना सीबीआई पे शिकायत है, इलेक्शन कमीशन पे शिकायत है। मोदी नमो टीवी चलता है, वो करप्शन नहीं है। पैसे कहां से आए, किसने पैसे दिए? महाराष्ट्र में पूरी की पूरी सरकार बिक गई। कहां पैसे आए? पर्यटन मंत्री चल रहा था, गुजरात, अहमदाबाद सर। आप बोलते हैं केंद्र में घोटाला नहीं है। अरे सर, सबसे ज्यादा घोटाला है। 1.5 लाख करोड़ पिछले महीने इन्होंने लिए। पूरे देश की व्यवस्था को चिरमिरा दिया, पूरे
देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया, अब बोलते घोटाला नहीं है। बच्चियों से छोड़िए, माताओं से दूध के टैक्स ले रहे हैं, ये घोटाला नहीं है। लगान पे लगान चढ़ाया आपकी जा रहा है, ये सरकार के घोटाला प्रतिनिधि नहीं का है। अरे डिसेंट घोटाला नोट दिखा क्या दीजिए है? पहले। अरे सुनिए सर, नहीं, जीएसटी अब देखिए काउंसिल में सर, वेस्ट आप चुप बंगाल रहने की क्षमता प्रतिनिधि नहीं है आपने। थी, डिसेंट नोट मंगवा लो आपका पहले। चुप रहने की क्षमता नहीं है। नहीं, चुप रहने की क्षमता है, नहीं झूठ सहने की क्षमता नहीं है। चुप रहिए, झूठ अरे सहने की पूरा क्षमता कहने- नहीं है। पूरा आपके- कहने, आपके उसके बाद आप मंत्री जवाब बोलते हैं जहर कि- निकलेगा। अच्छा, निकालिए मैडम, निकालिए। मैडम, जी, आप इनके बोलिए। एमपी बोलते हैं कि भैया कोई गरीब है ही नहीं है, कहीं महंगाई है ही नहीं। अरे सारे पैसे तो इनके पास है। नोटबंदी में 20-20 लाख करोड़ तो रुपया ये- छाप लिया इन्होंने। तो ये 20-20 लाख करोड़ जो रुपया। अर्पिता नोटबंदी का मुखर्जी के घर से इतने पैसे निकल रहे थे, वो ईडी तो कल सीसीटीवी लेकर गई है। ईडी का तो काम है। अरे मैडम, ईडी का काम नहीं अब है। 10 अरे सेकंड ईडी का तो यही काम है। ठीक है, लेकिन 10 सेकंड ईडी तो दीजिए। दूसरे के पक्ष में है। मैं बोल रहा हूँ, अगर एक दिन ये बात बताइए, आपने शहजाद पूनावाला जी, चलिए यही सवाल पूछती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, आपने दिखाया पीटीआई की एक खबर के सूरत के किसी नेता पर कहीं आरोप सही है, लगा गलत है था, खबर? ईडी ने उस पर सही है, गलत है खबर? नहीं, सही है, पर छोटे से नेता को उठाकर छोटा आपने सा कहा। नेता। हाँ, अच्छा, ठीक है। छोटे से नेता को उठाकर छोटा आप सा। दिखा रहे हैं एक सर्टिफिकेट। बड़े तौर पर जिस तरह से बिलबिला रहे भाई, मानव मेरा जी, सवाल मानव जी, मैं वही सवाल पूछ दिल बनाने की जरूरत मैं बिलबिलाने की जरूरत एक नहीं है। मिनट, मैं यही सवाल पूछ रही अरे हूँ बिल कि बिलाओ मत। बीजेपी में किसी पर कोई तहकीकात नहीं होती। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि दूसरी पार्टी छोड़कर जो बीजेपी में शामिल होते हैं, वो सच बात है कि वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल सफेद, मैं अभी- चमकदार और उनकी ठीक है, मैं कमीज तीनों का- सबसे सफेद हो मैं जाती है। ये सब कैसे बातों होता का है? जवाब देता हूँ, कृपया जी। करके व्यवधान जी, को रोक दीजिए। सबका हाँ, व्यवधान। सबका फेडर डाउन। शहजाद पूनावाला, पहले आपके तो- 45 सेकंड शुरू होते हैं। मैं आप तीनों सिलसिलेवार। पहले तो आपको याद होगा ये नेशनल हेराल्ड का केस कैसे शुरू हुआ। यूपीए के दौरान एक व्यक्ति ने जाकर प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट की, कोई एजेंसी ने शुरू नहीं किया था इसको। तो ये आज क्यों वो तरीका नहीं अपना सकते? चलिए मान लेते एजेंसी हमारे कंट्रोल में, जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट कीजिए, उसी के आधार पर ये आईएनसी वाला नेशनल हेराल्ड वाला केस शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, जीएसटी में उन्होंने कहा माताओं के साथ घोटाला हुआ, वेस्ट बंगाल की प्रतिनिधि भी थी, मतलब इन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल की प्रतिनिधि के होते हुए घोटाला हुआ, अन्यथा मुझे ये डिसेंट नोट दिखा दे। और तीसरी बात, आपने मुझे बताया कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सी लॉन्ड्री मशीन है ना मैडम, वो वही लॉन्ड्री मशीन है। ये खड़से को क्या क्या गाली देते थे, एकनाथ खड़से को, दाऊद के साथ रिश्ते, आज कहाँ एकनाथ खड़से? जरा कौन सी पार्टी में, जरा बताना, मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो रही है। एनसीपी में शायद। इन्होंने कैसे अपना लिया भाई? देखिए, मैं कहता हूं कि हमारे एलिगेशन, इनके एलिगेशन, रिमूव ऑल एलिगेशन, गो बाय कोर्ट ऑर्डर। एक स्टैंडर्ड तय करते, कोर्ट का आदेश, जिसके खिलाफ कोर्ट का आदेश उस पर कार्रवाई हो। मैंने आपको चारों के खिलाफ कोर्ट के आदेश, अरे कट्टर ईमानदार जिसको कहते हैं, कट्टर क्रिमिनल कहा है सत्येंद्र जैन को, फिर भी नो कार्रवाई। कांग्रेस के ऊपर कहा है 420 का मामला, फिर भी नो कार्रवाई। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पब्लिक के सवाल उठा रही हूं। मुकेश तिवारी दिल्ली से, प्रत्युष शर्मा छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं ये सवाल, और आशुतोष जी और तहसीन पूनावाला ध्यान से सुनिएगा, सवालों के जवाब आपसे भी लूंगी। के माध्यम से मेरा यह प्रश्न है कि ईडी इतनी स्वतंत्र है तो उसके एक्शन की टाइमिंग पॉलिटिकली इतनी करेक्ट क्यों होती है? जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस पर एक्शन हो रहा है, क्या ईडी के सहारे कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जा रहा है? जवाब दीजिए, पॉलिटिकल टाइमिंग। नाविका जी, मेरा एक सुझाव है, ये कहते हैं ना हर बार की चुनाव आ रही इसलिए कार्रवाई हो रही है, ये सारे पैनलिस्ट हम मिलके बोल दे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, फिर बाकी के 4.5-5 वर्ष क्या भ्रष्टाचार हुआ है, तो चुनाव आ रहे या नहीं आ रहे, आज तो कोई चुनाव नहीं है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोक दे। ये तो अजीब तर्क है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको भी टाइमिंग को लेकर सवाल है, आज सब कह दे हाथ उठा के वी आर फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन, आई एम फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर आपका ये आरोप ही बंद हो जाएगा कि पॉलिटिकल टाइमिंग। सुहेल सेठ जी, दूसरा जवाब आपको देना है, आपने सवाल सुना होगा, दूसरा सवाल आपके लिए था। कहाँ है सवाल? सवाल अभी चला था, पूछा गया था आपसे कि ये कांग्रेस पर जो तहकीकात हो रही है, ये अति नहीं है तो आप कोर्ट में जाइए। देखिए, मेरा इसमें एक क्लिनिकल व्यू है। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास 2 रिकोर्सेज हैं, या तो कोर्ट या पीपल। पीपल में आपने इलेक्शंस लगातार आप हार रहे हैं, जो भी है, कोर्ट आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आपसे नाइंसाफी हुई है या देयर इज पॉलिटिकल टारगेटिंग, आपके पास सबसे अच्छे लॉयर्स भी हैं। कांग्रेस में अभिषेक सिंह भी हैं, चिदम्बरम साहब हैं, कपिल सिब्बल थे,
तो इट्स नॉट कि उनके पास लीगल एम्यूनेशन नहीं है। अगर टारगेटिंग हो रही है और लोग समझ रहे हैं कि ये टारगेटिंग हो रही है, तो आपके पास एक ही फिर रिकॉर्स है, वो रिकॉर्स है कि आप कोर्ट में जाइए और कहिए कि दिस इज पॉलिटिकल वेंडेटा और कुछ नहीं प्रूव हो रहा। जैसे आशुतोष ने एक सही बात की, अगर कन्विक्शन रेट लो है तो वो लेके दैट कैन बी वन ग्राउंड ऑफ यू गोइंग टू कोर्ट। पर आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई ईडी अपना काम ही बंद कर दे क्योंकि सोनिया गांधी को ठीक नहीं लग रहा है, या राहुल गांधी को ठीक नहीं लग रहा है, या शिवसेना को ठीक नहीं लग रहा है, या बीजेपी को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आप आम आदमी के लिए काम करते हैं, आप आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहां पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी पार्टीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सही बात कही आपने। और तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछूंगी, भदोही से संजय मिश्रा का सवाल है, खुद के नेता पर लगे आरोपों का विरोध करके कैसे ईडी को गलत साबित करेंगे? बताएं तहसीन जी और मानव जी। आपके नेताओं पर आरोप लगे हैं तो ईडी को ही भ्रष्ट कह देंगे तो क्या इससे कुछ प्रूव होता है? तहसीन पूनावाला। नाविका जी, थैंक यू, फाइनली आपने मुझे डिबेट में वापस ले आए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस डिबेट के पहले आपके सवाल के उत्तर देने के लिए। डिबेट बहुत ही गंभीर डिबेट है, आशुतोष, सोहेल, बीजेपी के प्रवक्ता अच्छी बातें कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। हम सबके बीच में बोले, व्यक्तिगत टिप्पणी करें, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। नाविका जी का शो लोग देश और विदेश में लिखते हैं। मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ सोहेल की बात से और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। सोहेल, आपको एक चीज बता दो, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मैं 3 उदाहरण से एक प्रश्न का भी उत्तर दे दूंगा। ईडी डायरेक्टर का टेन्योर सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट में कहा नहीं बढ़ा सकते, आपने पार्लियामेंट में बढ़ा दिया, वी गॉन टू कोर्ट, आज कोर्ट ने नोटिस दिया, कितने 1 साल इसमें बीत गया। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। व्यापम में कोर्ट ने रिटन ऑर्डर दिया, रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसमें आपको जांच करनी चाहिए। कितने ईडी की जांच की रेड हुई शिवराज सिंह चौहान पे? 0। जितनी निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री की फाइनेंस के ऊपर नॉलेज है, 0। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो तहसीन पूनावाला 2002 से 2022 तक के जो प्रोसेस में आपने नरेंद्र मोदी को बांधे रखा, उसकी भी बात बताइए कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, सॉरी टू डिस्टर्ब यू नाविका, द सेक्सिस्ट कमेंट मेड बाय तहसीन और निर्मला सीतारमण जी, उसको अभी स्ट्राइक ऑफ कीजिए। माफ कीजिए, निर्मला सीतारमण जी को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं क्योंकि वो महिला है। नहीं, निर्मला सीतारमण जी को कोई समझ नहीं क्योंकि वो महिला है। इन्होंने स्मृति ईरानी जी की भी का भी अपमान किया है और आज ये निर्मला सीतारमण जी का अपमान करेंगे। कम से कम इसको सार्वजनिक रूप से मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, इसके लिए माफी मांगता हूं। महिला एडिटर के शो पर ऐसी भावनाओं की या ऐसी टिप्पणी की कोई जगह नहीं है। निर्मला सीतारमण जी की जितनी डिग्री है ना, उतने आपने उतने पूरी जिंदगी में आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिले होंगे, समझ रहे हैं ना? डोंट यू एवर से दिस अबाउट अ वुमन। माफ कीजिएगा, डोंट यू एवर से दिस अबाउट अ वुमन। यू टेक इट बैक। महिलाओं पर कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता क्योंकि जो प्रश्न उठाता है वो खुद ही मूर्ख साबित होगा, क्योंकि महिलाएं आजकल आदमियों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, बिलासपुर से पीयूष का सवाल है, चप्पल फेंकने वाली महिला की भावना को जन भावना माने या विपक्ष के आरोपों को? ये सवाल है और मानव जायसवाल इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत संजीदा और बहुत अहम सवाल है। मैडम देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको पता है, पूरे देश को पता है, और जिस तरीके से आपके पास सवाल आया है ये भी अपने आप में सिद्ध करता है, एक शंका पैदा करता है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, एक आक्रोश है और एक महिला का है, और हमारे यहाँ महिला मुख्यमंत्री है। महिला का सशक्तिकरण किया है हमने मैडम, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। पूरे देश में एक ही प्रांत है जहाँ कन्याश्री है, एक ही प्रांत है जहाँ सोबत साथी है। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, ये अच्छी बात है कि वहां पर महिलाओं का आदर होता है और वो चप्पल उठाकर फेंक सकती हैं, लेकिन वो चप्पल जब उठाती हैं तो उनकी भावनाएं क्या होंगी? जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, जिनके बच्चों की नौकरी की जगह रिश्वत देके कोई और नौकरी ले गया, इस सवाल का जवाब देने में आप क्यों हिचक रहे हैं? सुनिए मैडम, सुनिए। जिस महिला ने जो भी कुछ किया है वो इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है क्या नहीं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूरा देश आहत है मैडम। बीजेपी तो दुश्मनी निकाल रही है देश से,
बीजेपी सुहेल सेठ महिलाओं की भावनाओं के ऊपर भी बीजेपी तो विरोध करने की ये लैंग्वेज जो है, ये विपक्षी दलों की भाषा समझनी चाहिए या उस महिला की भावना। आज मैं आखिरी सवाल बस 10 सेकंड में आपसे यही जानना चाहती हूँ, सबके फेडर डाउन। मानव और सबको ये कहूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, महिला हो या पुरुष हो, एक बात है, लोग अगर चप्पल फेंकते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। आपने कहा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा उसमें घुसने की बात नहीं है। इससे आप एक चीज आप जान लो, और ये एक ही चीज साबित होती है कि लोग अब करप्शन से तंग आ गए हैं। लोग तंग आ गए हैं कि हमारे जो नेता हैं वो 50-50 करोड़ की कैश उनके घरों में मिलती है, उनके पास इंडियन रेलवे से नंबर 2 ज्यादा से रियल एस्टेट है। ये आप पहले एड्रेस करो। ये जनता का क्रोध है, ये जनता की निराशा है। आप इसको अंडर द कार्पेट मत ब्रश करिए। ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है। अगर पॉलिटिकल राइवलरी है वो भी रहे, पर आप क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि ये पैसे मिले थे? आप डिनाई कर सकते हैं कि वो फ्लैट्स बरामद हुए थे? सबकी बातें सुन चुकी हूं, लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहती हूं। लोग सिर्फ करप्शन से नहीं आहत हैं, उनकी भावनाएं सिर्फ करप्शन के ऊपर नहीं है, उनकी समस्याएं भी हैं। नौकरी ना होना, महंगाई होना, रोजमर्रा की जिंदगी इतनी कठिन होना, इतनी मुश्किल होना, ये हर आम आदमी की प्रॉब्लम है, ये हर आम आदमी की मुश्किल है। और आज से नहीं, ये पिछले 10-15 सालों से होता आ रहा है। सवाल ये है कि क्या इस देश का आम आदमी बस चुनाव में वोट डालने की मशीन बन गया है, या उसकी भावनाओं की कभी इज्जत होगी, कभी कोई उसकी बात और उसका दर्द भी समझेगा। भ्रष्टाचार आजाद भारत की बड़ी समस्याओं में से एक है। चुनावों में यह मुद्दा भी बना है, लेकिन नेताओं का भ्रष्टाचार अक्सर अंडर द कारपेट रहा है। आम राय यही है कि नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर आंख मूंदते हैं और पर्दा डालते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सुविधाजनक है। मैं नहीं जानती कि ईडी के एक्शन पर विपक्ष के आरोप कितने दमदार हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब नेताओं में भ्रष्टाचार वाला शिष्टाचार खत्म हो रहा है और होना चाहिए। मैं मानती हूं कि ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ईडी के एक्शन पर कितने भी राजनीतिक आरोप लगें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर एक बात का फैसला सबूतों के आधार पर ही होना चाहिए, और कोर्ट में होता भी है। कोर्ट के भीतर ये होता है और जज इसे देखते हैं। आज पार्थ चैटर्जी पर एक महिला ने चप्पल फेंकी, ये शायद सही नहीं है। मैं इस एक्शन का पक्ष नहीं ले रही, माफ कीजिएगा, लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार के मामलों पर जनता परेशान है और वो न्याय चाहती है। ये जनता का क्रोध है, और ये क्रोध कभी-कभी कई बार मुश्किलें भी पैदा करता है। सावधान रहना बहुत जरूरी है। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार,